नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार द परिवर्तन 99 के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे और सेफ होंगे और यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे होंगे और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप लोगों का भाई, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मित्र संदीप कुमार आ गया है आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज से हम साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और साइकोलॉजी को बिल्कुल हम विस्तार से पढ़ेंगे। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब हुआ, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके जनक कौन है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे पहले आने वाला विज्ञान था वह कौन था, इन सारी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम देर न करके अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का जो हिंदी रूपांतरण है वो मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान कहते किसे हैं, मनोविज्ञान कहते किसे हैं, इस बात पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। किसी भी विषय वस्तु को देखकर हमारे मन में उत्पन्न विचारों का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु को देखकर हमारे मन में उत्पन्न विचारों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, तो मनोविज्ञान कहलाता है। इतना बात समझ आया। अब आइए थोड़ा सा हम साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। साइकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला जो शब्द है साइकी, पहला शब्द क्या है दोस्तों, साइकी, और दूसरा जो शब्द है लोगोस। अब यहां पे साइकी का जो अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। साइकोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ जो होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अब दोस्तों, इसमें बात कर रहे हैं कि जो दोनों शब्द हैं, यह शब्द कहाँ के हैं, यह शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो दोनों शब्द हैं दोस्तों, यह लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा या आप यूनानी भाषा के शब्द कह सकते हैं। ठीक, ये जो साइकी और लोगस शब्द हैं, यह लैटिन भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद आप देखिए, साइकी का अर्थ आत्मा, लोगोस का अर्थ अध्ययन करना। इसको आप कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना। अब देखिए, ये जो आत्मा का अध्ययन करना है, इन सारी बातों को कौन बताता है, किसने बताया कि आत्मा का अध्ययन करना, इन सारी बातों को कौन बताता है दोस्तों, इसको खंडन करके किसने बताया, तो बताया गैरिट ने। किसने बताया, गैरिट ने बताया। किसने बताया, एक दार्शनिक है गैरिट, जिसने इन सारी बातों को बताया। इतना बात क्लियर हुआ। अब आइए हम चलते हैं आत्मा के विज्ञान पे। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे पहला विज्ञान था, वह सबसे पहला विज्ञान आने वाला
उसका नाम था आत्मा का विज्ञान। क्या नाम था दोस्तों? आत्मा का विज्ञान। और इस आत्मा को विज्ञान, इसे आत्मा का विज्ञान जो सबसे पहले दार्शनिक जो मानने वाले थे, जो दार्शनिक मानने वाले थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों अरस्तु। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान जो मानने वाले जो दार्शनिक थे, उनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के बाद इनका सपोर्ट किसने किया? प्लेटो। प्लेटो के बाद सपोर्ट कौन करते हैं? डेकार्टे। किसने सपोर्ट किया दोस्तों? डेकार्टे। डेकार्टे के बाद आ जाते हैं रूडोल्फ। रूडोल्फ गायकिल, सॉरी गोइकिल, गोइकल, रूडोल्फ गोइकल। इतना बात समझ आ गया कि सबसे पहले आने वाला जो विज्ञान था वो कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा के विज्ञान को लाने वाले कौन थे? अरस्तु। अरस्तु का सपोर्ट किसने किया? इनके अरस्तु के विचारों को सपोर्ट करना यानी कि विचारों को मानने वाले कौन थे? प्लेटो ने माना, डेकार्टे ने माना, रूडोल्फ गोइकल ने माना। इतना बात क्लियर हुआ। आइए थोड़ा सा रूडोल्फ गोइकल के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको ये महोदय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने 1590 ईस्वी में, इन्होंने 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। और इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में, इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, कोई दिक्कत? रूडोल्फ गोइकिल महोदय जो हैं, इसी ने एक सबसे पहले पुस्तक भी लिखी। सबसे पहले पुस्तक जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली पुस्तक है, उसका नाम क्या है? साइकोलॉजिया। और यह साइकोलॉजिया पुस्तक रूडोल्फ गोइकिल के द्वारा कब लिखा गया? 1590 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1590 ईस्वी में। और इसी पुस्तक में, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में ही सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। इतना बात समझ आया? अब आइए बात करते हैं आत्मा के मनोविज्ञान, आत्मा के विज्ञान पे। तो देखिए आत्मा का जो विज्ञान है, यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आत्मा के रूप में सबसे पहले मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों अरस्तु। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के रूप में मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? अरस्तु। और इसी अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? इसी अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी अरस्तु को क्या माना जाता है दोस्तों? मनोविज्ञान का जनक। एक मिनट, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इतना बात क्लियर हुआ? मनोविज्ञान का अगर जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो अरस्तु को माना जाता है। इस बात में कोई संदेह? और देखिए ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, या इसे कह सकते हैं कि आत्मा का मनोविज्ञान जो है,
यह इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो दर्शन शास्त्र से हुई। और इस मनोविज्ञान की जननी की बात की जाए तो मनोविज्ञान की जननी कौन है दोस्तों? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी कौन सी पुस्तक है? तो दर्शन शास्त्र। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जननी किस पुस्तक को कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्र को। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? अब दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में मानने वाले मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका नाम मनोवैज्ञानिक अरस्तु हैं। और इन्हीं को अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और दर्शन शास्त्र को दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। इतना बात क्लियर हुआ दोस्तों कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था अरस्तु को ही मनोविज्ञान का क्या जनक माना जाता है। और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या जननी मानी जाती है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी मानी जाती है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? अब दोस्तों बात की जाए आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार क्यों किया गया? क्या कारण था कि आत्मा के मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया? आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 16वीं सदी के अंत में आत्मा के मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करने का बहुत बड़ा रीजन यह था कि आत्मा का अध्ययन कैसे हो सकता है? आत्मा निवास कहाँ करती है? आत्मा दिखाई कैसे देती है? क्या इसका कोई रूप है? इसका कोई रंग है? इसका कोई भेद है? इसका कोई प्रकार है? ये तो अमूर्त है, ये तो दिखाई ही नहीं देता। और जब दिखाई नहीं देता तो विज्ञान कैसे है? क्योंकि विज्ञान तो प्रयोग न मांगता है दोस्तों। विज्ञान प्रयोग मांगता है, जिस पे प्रयोग किया जाए वो विज्ञान है।
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आत्मा के मनोविज्ञान पे, आत्मा के विज्ञान पे। तो देखिए जो विज्ञान होता है, विज्ञान में क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ना आत्मा दिखाई दे रही है, ना आत्मा का कोई निवास है, ना आत्मा को हम आत्मा पे ना कोई अध्ययन कर सकते हैं, ना ही आत्मा का कोई रूप होता है, ना ही आत्मा का कोई रंग होता है, ना ही आत्मा का कोई प्रकार होता है, ना आत्मा का कोई भेद होता है। आत्मा अमूर्त होती है, आत्मा दिखाई नहीं देती। और जब दिखाई नहीं देती तो इस पर प्रयोग कैसे संभव है? क्या इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं? और जब प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों तो यहीं पे क्या खारिज कर दिया गया, यहीं पे आत्मा के मनोविज्ञान को क्या कर दिया गया दोस्तों, खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया कि नहीं, ये आत्मा का मनोविज्ञान नहीं है। और धीरे धीरे 16वीं सदी के अंत में धीरे धीरे इसका अंत होता गया। धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, इसका अंत हो गया। अब उसके बाद एक मनोविज्ञान आता है, उसके बाद एक और विज्ञान आता है 17वीं सदी में। अब इसके बाद एक और विज्ञान आता है 17वीं सदी में, जिसको हम कहते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब दोस्तों आत्मा के मनोविज्ञान के बाद जो विज्ञान आता है उसका नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इस विज्ञान को जो लाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था पंपोनॉजी। क्या नाम था दोस्तों, पंपोनॉजी। ये पंपोनॉजी जो है यह इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। इन्होंने सबसे पहले मन या मस्तिष्क की क्या की, व्याख्या की। इन्होंने सबसे पहले मन या मस्तिष्क की व्याख्या की। इतना बात समझ आया दोस्तों। अब देखिए पंपोनॉजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान लाया और इनके विचारों को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन लॉक। फिर उसके बाद आते हैं रिचेरी। फिर आते हैं आपका थॉमस रीड। मन या मस्तिष्क का विज्ञान लाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो हैं पंपोनॉजी, इनके विचारों को मानने वाले जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। इतना बात क्लियर हुआ। पंपोनॉजी कहते हैं कि यदि हमें मानव को समझना है तो सबसे पहले मानव के विचारों का, मानव के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। मानव के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। और पंपोनॉजी ये भी कहते हैं कि जो हमारा मन या मस्तिष्क है, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और यही पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन या मस्तिष्क को क्या जाता है, संदेश जाता है, या हमारे मन या मस्तिष्क को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इतना बात समझ आया दोस्तों कि पंपोनॉजी का कहना है कि हमारे पास 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन या मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन या मस्तिष्क को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना बात समझ आया। उसके बाद देखिए दोस्तों पंपोनॉजी के अनुसार, पंपोनॉजी के अनुसार साइकोलॉजी को क्या कहा गया,
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? दो शब्द। साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द, साइकी प्लस लोगोस, साइकी प्लस लोगोस। देखिए साइकी का जो अर्थ होता है, अब इसके अनुसार पंपोलॉजी के अनुसार हम जो पहले पढ़े थे वह अरस्तु के अनुसार था, वो गैरिक के अनुसार था। हमने जो पहले पढ़े थे वो गैरिक के अनुसार था, जिसमें बताया गया कि यह आत्मा का विज्ञान है, यह आत्मा का विज्ञान है, और उसमें साइकी का जो अर्थ था वो आत्मा था। लेकिन अब यहाँ पे साइकी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? मन या मस्तिष्क। क्या होगा? मन या मन या मस्तिष्क। लोगोस का मतलब होगा दोस्तों अध्ययन करना। लोगोस का क्या अर्थ होगा? अध्ययन करना। और यह जो शब्द है लोगोस और साइकी, यह कहाँ का शब्द है दोस्तों? यह लेटिन या ग्रीक या यूनानी का शब्द है। इतना बात समझ आया? कोई दिक्कत? अब देखिए पंपोलॉजी के अनुसार इसे आप क्या कह सकते हैं? तो पंपोलॉजी के अनुसार आप कह सकते हैं मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना। मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना। मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना। इतना बात समझ आ गया दोस्तों? अब देखिए 17वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी के अंत में दोस्तों इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 17वीं सदी के अंत में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करने का जो मुख्य कारण था, अस्वीकार करने का जो मुख्य कारण था, सेम कारण आत्मा के जो विज्ञान में था वही कारण इसमें भी है। आत्मा के विज्ञान में जो कारण था दोस्तों वही कारण मन के भी विज्ञान में है। और उसी कारण से इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। एक बार देख लीजिए कि क्या कारण था दोस्तों। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, विज्ञान शब्द जहां भी आ जाए, विज्ञान शब्द जहां भी आ जाए, यह क्या मानता है? प्रयोग। क्या आपको मन दिखाई देता है? क्या मन का कोई रूप होता है? क्या मन का कोई प्रकार होता है? मन का कोई भेद होता है? क्या मन पे अध्ययन किया जा सकता है? मन का कोई निवास है? नहीं ना। जब हमें मन दिखाई नहीं देता, मन अमूर्त होता है, जिसपे हम प्रयोग नहीं कर सकते, जिसपे हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो विज्ञान कैसे हुआ? वह विज्ञान कैसे हुआ? तो मन या मस्तिष्क का परिभाषा न मिलने के कारण धीरे धीरे क्या हो गया? इसका अंत हो गया। धीरे धीरे इसका भी अंत हो गया। इतना बात समझ आ गया दोस्तों? मन या मस्तिष्क को लाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो थे पंपोलॉजी के बाद उनका सपोर्ट किसने किया? जॉन लॉक के बाद रीचेरी के बाद थॉमस रीड। इतना बात समझ में आ गया? और पंपोलॉजी कहते हैं कि सबसे पहले यदि हमें मानव को समझना है तो उसके मन या मस्तिष्क को समझना होगा, उसके मन या मस्तिष्क को समझना होगा। उसके बाद पंपोलॉजी कहते हैं कि हमारे पास जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन या मस्तिष्क को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे मन या मस्तिष्क को संदेश जाता है। और फिर पंपोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है वह आत्मा का वह मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इतना बात समझा गया? और उसको नकारने का कारण, अस्वीकार करने का कारण, आत्मा अमूर्त होती है, आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता, आत्मा दिखाई नहीं देती,
मन दिखाई नहीं देता, मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता, मन का कोई रूप नहीं होता, मन का कोई प्रकार नहीं होता, और इसी के कारण जब इसका कोई प्रकार नहीं होता, ये दिखाई नहीं देता, यह अमूर्त होता है, तो फिर इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और जब प्रयोग नहीं किया जा सकता तो विज्ञान हो ही नहीं सकता। अब जब विज्ञान नहीं हो सकता तो इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यह विज्ञान नहीं है, यह मन का विज्ञान नहीं है, यह गलत है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।